In previous class, we have discussed about the third law of thermodynamics कि thermodynamics का third law क्या कहता है और third law की applications क्या है। आज हम बात करेंगे test of the third law of thermodynamics means कि proof क्या है thermodynamics के third law का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें thermodynamics का third law क्या कहता है कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एंट्रोपी जो है 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे वो 0 होती है और अदर सॉलिड्स की 0 केल्विन पे या एब्सोल्यूट 0 पे एंट्रोपी है वो सभी सॉलिड्स की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की इक्वल होती है एंड 0 में भी हो सकती है 0 वहाँ पे। अब बात करेंगे इसकी क्या वैलिडिटी प्रूफ क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो सही है। तो सबसे पहले हम करेंगे बाय कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम में और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करके हम ये देखेंगे कि थर्ड लॉ जो है वो सही है या नहीं है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ करने से पहले हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिव्स फ्री एनर्जी वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेट होते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर इज 1 एटमोसफेयर एंड द टेम्परेचर इज 298 Kelvin. At this condition here the gives free energy change at standard state is equal to RT natural logarithm of K, where R is gas constant, T temperature and K is the equilibrium constant. This is the equation 1. And we also know that the change in Gibbs free energy can be given as also related as delta H minus T delta S. ये सिंपल कंडीशन की हमने बात की थी। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड्स कंडीशन में रिएक्शन तो हर जगह स्टैंडर्ड कंडीशन में भी होल्ड होगी, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी एट स्टैंडर्ड स्टेट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम हेयर इस इक्वेशन से अगर हम डेल्टा एच नोट है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लें और डेल्टा एस है वो हम कैसे करेंगे। इक्वेशन की डेल्टा एस नोट स्टैंडर्ड स्टेट है, इसका क्या मतलब है यानी कि टोटल एंट्रोपी है स्टैंडर्ड स्टेट पे प्रोडक्ट की कितनी है। अब बहुत ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट वहाँ पे एक ही होगा, पूरी रिएक्शन है तो मोर देन वन प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो टोटल एंट्रोपी समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट एंड ऑल एंट्रोपी आर एट स्टैंडर्ड स्टेट। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। अब हमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट सबके एंट्रोपी चाहिए। अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है, अगर हम ये एंट्रोपी है प्रोडक्ट रिएक्टेंट इनकी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग निकाल लें। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर एंट्रोपी निकाल लें तो वहाँ पे डेल्टा एस नोट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, डेल्टा एस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ आ जाएगा और डेल्टा एच नोट हमने एक्सपेरिमेंटली इंथैल्पी कैलकुलेट कर रखी है और एक इक्वेशन में पुट करके हम डेल्टा जी नोट निकाल लें और वो डेल्टा जी नोट है वो किसके अकॉर्डिंग होगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंट्रोपी हमने किसके अकॉर्डिंग निकाली है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो जो यहाँ पे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आएगा वही अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे हमें क्या चाहिए आर गैस कांस्टेंट है, टी किस टेम्परेचर पे हमें निकालना है ये भी हमें पता होगा। हमें जस्ट क्या निकालना है के, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी हमने किस फॉर्मूले से निकाल लिया, इस फॉर्मूले से जहाँ पे हमें इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज चाहिए। एंट्रोपी चेंज हमने किस फॉर्मूले से निकाल लिया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मो जो हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा फ्रॉम गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली और वी कैन से दैट एग्जैक्टली मैच करेगा जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकालते हैं। तो जो कैलकुलेटेड हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अगर वो एक्सपेरिमेंटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा इसका मतलब कि वहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो होल्ड कर रहा है, वो वैलिड है।
क्लियर है। तो एक्चुअल में जब हमने ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाला और वहाँ से इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल था। इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि थर्ड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, जो थर्ड लॉ जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड इसका टेस्ट है या वैलिडिटी चेक करते हैं by comparing the entropies calculated from statistical mechanics। इस मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने सॉलिड सब्सटेंसेस ले लिया या कोई भी कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस ले लिया और उनकी एंट्रोपी है वो दो तरीके से निकाली। एक तो हमने अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाली कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी का, जो हमने थर्ड लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस की थी कि किसी भी टेम्परेचर पे हम किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला लगा के हमने एंट्रोपी निकाली। और दूसरा हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यानी कि अदर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ को छोड़ के बाकी किसी भी मेथड से अगर हम एंट्रोपी निकालते हैं किसी एलिमेंट की, तो वो इक्वल आई थी अप्रोक्सीमेटली। एग्रीमेंट, क्लोज एग्रीमेंट था, सेम थी जो हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करके निकाल रहे थे और स्टैटिक्स मैकेनिकल से। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये प्रूफ हुआ कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। थर्ड मेथड है, अगर हम ये प्रूफ कर दें, जैसे कि थर्ड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, कि कोई भी एवरी सॉलिड और ईच सॉलिड हैव एंट्रोपीज एट एब्सोल्यूट जीरोस आर इक्वल, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो होती है सॉलिड्स की वो सेम होती है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एक ही सब्सटेंस की हम डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ले लें, डिफरेंट फॉर्म ले लें और उनकी एंट्रोपी है वो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर जीरो प्रूफ कर दें तो वहाँ पे थर्ड है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए लेट अस कंसीडर सल्फर का, अगर हम एग्जांपल ले लें, सल्फर की फॉर्म ले लें दोनों। एक अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक सल्फर एंड एक मोनोक्लोनिक क्लिनिक सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर है उसकी एंट्रोपी है वो लेट कर ली कितनी है, अगर हम डिनोट कर रहे हैं एस से, तो ऑर्थोरोम्बिक की है एस और अल्फ़ा। अल्फ़ा और बीटा दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, ऑर्थोरोम्बिक की एस अल्फ़ा एंड मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक सल्फर की जो है वो है एस बीटा, बीटा फॉर्म की एंट्रोपी। तो एट अप्रोक्सीमेटली जो टेम्परेचर है वो 369 केल्विन टेम्परेचर पे ऑर्थोरोम्बिक जो स्टेट है सल्फर की वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मोनोक्लिनिक में। और जब कन्वर्ट होता है यानी कि एक कोई सब्सटेंस है एक फेज़ से दूसरी फेज़ में गया इस टेम्परेचर पे, तो उस टाइम पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो कितनी गिवन है हमारे पास, 402 जूल पर मोल। तो अगर एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने पे, यानी कि सल्फ़र की ऑर्थोरोम्बिक फेज़ है उसको हम हीट कर रहे हैं, वो 369 केल्विन पे मोनोक्लिनिक फेज़ में चला जाता है और अप्रोक्सीमेटली यहाँ ट्रांजिशन में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांजिशन है, इस फॉर्म में जो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है वो है 402 जूल पर मोल। अगर हमें इस ट्रांजिशन की एंट्रोपी निकालनी है, यानी कि जब ऑर्थोरोम्बिक से वो मोनोक्लिनिक में गया तो वहाँ पे एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। अब यहाँ पे एंट्रोपी कौन सा है, ट्रांजिशनल चेंज आ रहा है एंट्रोपी में, तो हम डोनेट चेंज किस तरह से इनको करेंगे रिप्रेजेंट, डेल्टा ऑफ ट्रांजिशनल एंट्रोपी। तो ट्रांजिशन जब एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाता है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी वो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन अकर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कितनी गिवन है, 402 जूल पर मोल, और टेम्परेचर कितना किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 369 केल्विन। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली आएगा इंथैल्पी चेंज 1.09 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है, ये तो सिंपल बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी हमने कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हेयर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अलग अलग मेथड से निकालें, यानी कि एक बार हम 369 केल्विन पे, ये तो सिंपल एंट्रोपी से डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी से कर लिया। दूसरा तरीका है कि
हम 369 केल्विन टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फ़र की अलग से निकालें एंट्रोपी, ऑर्थोरोम्बिक की अलग से निकालें और दोनों की निकाल के ऑर्थोरोम्बिक में से मोनोक्लिनिक की माइनस कर दें तो वो एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करके 0 to 369 केल्विन, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा फॉर्म की निकालें एंट्रोपी ऑफ अल्फ़ा फॉर्म, दिस इज़ इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ अल्फ़ा फॉर्म एट स्टैंडर्ड स्टेट। हमें किसी भी टेम्परेचर यानी कि 369 पे निकालना है तो एट एनी टेम्परेचर वो इक्वल होगा एंट्रोपी of that state at standard state plus the specific heat of that phase at पर्टिकुलर और कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे हमें एंट्रोपी निकाल रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड की गई इस केस में अल्फ़ा यानी कि ऑर्थोरोम्बिक के केस में वो होती है 37 जूल पर केल्विन पर मोल। सिमिलरली दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह मोनोक्लिनिक फॉर्म की अगर निकालें तो मोनोक्लिनिक की भी क्या होगी, एट एनी टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ मोनोक्लिनिक एट स्टैंडर्ड स्टेट प्लस हीट कैपेसिटी एट दैट टेम्परेचर जिस पे हमें एंट्रोपी निकालें दैट इज़ 38 जूल पर केल्विन पर मोल। ऑर्थोरोम्बिक की इतनी होती है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो हमें 369 पे बीटा फॉर्म की हमारे पास इतनी आ गई है दैट इज़ मोनोक्लिनिक की, अल्फ़ा की इतनी है। तो दोनों में चेंज कितना आया ट्रांजिशंस में, ट्रांजिशन में चेंज है वो क्या होगा कि एंट्रोपी पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। क्लियर है। अगर हम दोनों इन फॉर्मूले से कैलकुलेट करें हमारे पास तो कितना आएगा, स्टैंडर्ड स्टेट कितना है अल्फ़ा माइनस यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में बीटा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा 38 में से अगर 37 माइनस करें हम हेयर तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आएगा -1 जूल पर केल्विन पर मोल। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो हमने सिंपल डेफिनेशन से एंट्रोपी की निकाला और ये सिंपल हमने कैलकुलेटेड करके ट्रांजिशनल एंट्रोपी चेंज निकाला है। तो दोनों सेम ही। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आएगा हेयर, फर्स्ट एंड बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 4 एस अल्फ़ा माइनस एस बीटा -1 दैट विल बी इक्वल टू -1.09। तो 1 से 1 यहाँ पे 0.109 है, यहाँ पे 1 है तो अप्रोक्सीमेटली 1 इधर आए के क्या बचेगा 0.09। 0.09 क्या है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो जस्ट कंपेयर ही करके हम कह सकते हैं बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आ रहा है। तो कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि S0 अल्फ़ा है और S0 बीटा का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0 है। यानी कि दैट वी कैन से दैट द एंट्रोपी है जो प्योर एंट्रोपी ऑफ मोनोक्लिनिक स्टेट दैट इज़ इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ एट ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों की एंट्रोपी है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे वो कितनी हो गई है यहाँ पे इक्वल हो गई है। और यही तो लोग कहता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो हमने क्या किया, एंट्रोपी है एब्सोल्यूट 0 पे अगर किसी दो फेस की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म की है वो इक्वल आ गई है, इसका मतलब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, जैसे कि हम एंट्रोपी है वो दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। एक हमने सिंपल मेथड है जैसे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करके एट एनी टेम्परेचर पे हम अब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। और सेकंड या फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा या फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से एंट्रोपी निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों जब हमने मैच की दोनों तरीके से एंट्रोपी, एक तो स्टैटिस्टिकल डाटा और दूसरा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो जहाँ पे मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है यानी कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है उन केसेस में तो एनर्जी एंट्रोपी है वो एग्जैक्टली मैच कर गई, यानी कि दोनों मेथड से निकालते हैं कैलकुलेटेड तो वो सेम आ रही थी। लेकिन जहाँ पे मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल के केस में जो स्टैटिस्टिकल मेथड से एंट्रोपी निकाल रहे थे वो डिफरेंट आ रही थी फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स से जो हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे थे। और डिफरेंस कितना आ रहा था, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी थी वो 193, बट अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंट्रोपी है वो 197, यानी कि थर्ड लॉ से थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू स्टेटिस्टिकल एंट्रोपी। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड के केस में भी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी निकाल रहे थे वो कम है एज़ कम्पेयर टू स्टेटिस्टिकल मेथड से, यानी कि जितने भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं उनमें जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी निकाल रहे थे वो लेस आ रही थी एज़ कम्पेयर टू किससे, जहाँ पे स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से निकाल रहे थे। ऐसा क्यों, थर्ड लॉ से कम क्यों आ रही थी? क्योंकि थर्ड लॉ ने क्या कहा था कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस है या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी है वो जीरो होती है, रेंडमनेस है वो जीरो है वहाँ पे, यानी कि परफेक्ट सॉलिड है जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन पे। बट एक्चुअल में कोई भी सॉलिड है वो परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है, ऑर्डर है वहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है इवन एट जीरो केल्विन। चाहे टेम्परेचर जीरो केल्विन हो जाए फिर भी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर वहाँ पे रहेगा, सम डिसऑर्डर रहेगा। तो थर्ड लॉ ने जो ये कहा था कि जीरो होगी परफेक्टली ऑर्डर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है सम, उस डिसऑर्डर की वजह से, उस रेंडमनेस की वजह से जो एंट्रोपी होगी उसे बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। तो रेजिडुअल एंट्रोपी है वो क्यों होती है, यानी कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे भी रेंडमनेस है वो किस वजह से होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मॉलिक्यूल ले लिया है ए बी मॉलिक्यूल, ए बी टाइप का, जिसमें दो एटम है ए और बी, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक डायपोल जीरो है तो मॉलिक्यूल है वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, जैसे मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन है, अरेंजमेंट हो सकता है ए बी कॉन्टिन्यू इसी मैनर में हो। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो अनसिमेट्रिकल है तो ए बी ए फिर से ए बी फिर से बी ए, इस तरह से थोड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट भी हो सकता है। लेकिन दिस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट की जो एनर्जी है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो इस तरह किसी एक मॉलिक्यूल की जब मोर देन वन ओरिएंटेशन पॉसिबल हो और उन ओरिएंटेशन में एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल हो, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी की पॉसिबल ओरिएंटेशन हो, तो इस तरह से मॉलिक्यूल में बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, थोड़ा बहुत डिसऑर्डर है, कुछ रेंडमनेस है। इसी रेंडमनेस की वजह से इवन एट ये जीरो केल्विन पे भी एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से जो रेजिडुअल डिसऑर्डर है उसी की वजह से जो एंट्रोपी होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, उस एंट्रोपी को हम बोलेंगे रेजिडुअल एंट्रोपी। क्लियर है? तो हाउ वी कैन डिफाइंस द रेजिडुअल एंट्रोपी, द एंट्रोपी विच द क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस हैज एट जीरो केल्विन इज कॉल्ड द रेजिडुअल एंट्रोपी। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के पास जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होगी उसे हम बोलेंगे रेजिडुअल एंट्रोपी। अब हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेजिडुअल एंट्रोपी, रेजिडुअल एंट्रोपी है वो हम बोल्ट्जमैन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिडुअल एंट्रोपी रिप्रेजेंटेड एज बाय एस विच कैन बी गिवन एज के, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ डब्ल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पे दिस इज द बोल्ट्जमैन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिडुअल एंट्रोपी। तो रेजिडुअल एंट्रोपी में यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ हम इस केस में, तो हमें के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू होता है कि कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की इक्वल एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी की कितनी प्रोबेबिलिटी है ओरिएंटेशन की। तो डब्ल्यू होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। डब्ल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल here this is also known as thermodynamic
प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है और उसकी पॉसिबल पी ओरिएंटेशन है, पी ओरिएंटेशंस है और उस सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल है। लेट कर लिया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ईच मॉलिक्यूल्स हैविंग पी ओरिएंटेशन, देन द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कैन बी गिवन एज p की पावर n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात करते हैं हम, अगर हमें कहे कि कैलकुलेट करो रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी है इक्वल एनर्जी की। लीनियर मॉलिक्यूल है, या तो ये CO के एग्जिस्ट करेगा या फिर एज ए OC एग्जिस्ट करेगा। इक्वल एनर्जी की कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन है, यहाँ पे 2 ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। तो इस केस में पॉसिबल ओरिएंटेशन P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अगर 1 मोल की बात करें तो वहाँ पे एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो n कितना होगा वो तो डिपेंड होगा कि 1 मोल है तो 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर 2 मोल है तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसी हिसाब से हो जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें हेयर, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें इस केस में फॉर्मूला, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, S है हमारे पास, वो क्या है कि ln p की पावर n। इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम 2, ओरिएंटेशन पॉसिबल कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 इक्वल एनर्जी के अरेंजमेंट 2 की पावर n। अब n कितना है वो तो हमें गिवन होगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेट कर लिया मैंने ये कह दिया कि 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की कैलकुलेट करनी है रेजिडुअल एंट्रोपी। 1 मोल है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे टोटल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे पावर है वो क्या आ जाएगी, 2 की पावर है, तो हम क्या लिख सकते, k इंटू n नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये किसके इक्वल आ जाती है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है R गैस कांस्टेंट के, R/ln2। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, नेचुरल लॉग को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें, R क्या हो जाएगा 8.314, और लॉग ln को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल नहीं, log टू द बेस 2, log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, और ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा यहाँ पे 5.85 जूल पर केल्विन पर मोल। सो दिस इज द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली अगर हमसे पूछा गया कोई भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दे दे, लेट कर लिया हमसे ये पूछ लिया जाए कि फ्लोरीन क्लोरीन टेट्राऑक्साइड ट्राईऑक्साइड, इस मॉलिक्यूल की क्या करो, रेजिडुअल एंट्रोपी निकालो। अब ये मॉलिक्यूल, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्लोरीन एज ए सेंट्रल एटम होता है यहाँ पे, और ऑक्सीजन है वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंजमेंट होते हैं बाय डबली बॉन्डेड एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, कोई भी पोजीशन अक्वायर कर सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो इस मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल मैनर की 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है, आप ड्रॉ करके देखोगे 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। तो इसके लिए P की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ln 4, और बाकी n कितना पूछ रखा है, अगर 1 मोल पूछ रखा है तो n में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा R ln 4, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेजिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, SK ln W, where K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ln नेचुरल लॉग ऑफ W, W is the thermodynamic probability, that is the probability of orientation of a molecule which can be given as the number of possible orientation, P कितनी orientation है इक्वल एनर्जी की, और उसकी पावर फिर कितने हो जाएगी, कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की अगर 2 है तो वहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, तो 2 की पावर n जितने मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है, तो इन फॉर्मूला से हम रेजिडुअल एंट्रोपी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही थर्मोडायनेमिक्स का जो कंप्लीट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।